दूर शहर की भागदौड़ से परे हरी भरी वादियों की गोद में बसा था एक छोटा प्यारा सा गांव, शांतिनगर। जैसा इसका नाम था वैसी ही यहाँ की फिजाएं थीं, बिल्कुल शांत और सुकून भरी। और इसी शांतिनगर के एक छोटे से कच्चे घर में रहता था गोपाल। गोपाल एक बेहद मेहनती किसान था, जिसका दिन सूरज निकलने से पहले खेत में शुरू होता और ढलते सूरज के साथ खत्म। लेकिन गोपाल अकेला नहीं था। हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी उसकी समझदार और नेक दिल बीवी जानकी। दोनों की जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आईं, पर उनकी मेहनत और एक दूसरे पर भरोसे ने शांतिनगर की मिट्टी में हमेशा खुशियों की फूल खिलाए। तो आइए शुरू करती हैं गोपाल और जानकी की एक नई कहानी। एक दिन गोपाल रोज की तरह सुबह सुबह नहा धोकर अपना फावड़ा उठाकर खेतों की ओर खेती करने के लिए निकल जाता है। गांव की भीषण गर्मी के कारण लोग खेती करने कम आ रहे थे। अरे बाप रे! आज भी खेतों में मैं अकेला ही खेती करने आया हूँ। गांव का तो कोई भी आदमी आज खेतों में नहीं दिख रहा है। सब इस गर्मी के कारण हो रहा है। मुझे तो खेती करनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो, नहीं तो घर में राशन भी कैसे आएगा। चल भाई गोपाल, लग जा अपने काम पर। इतना बोलकर गोपाल उस भीषण गर्मी में खेती करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल की बीवी रोज की तरह गोपाल के लिए घर से खाना बनाकर गोपाल को खाना देने के लिए घर से खेतों की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गोपाल की बीवी खेत में खाना लेकर पहुंच जाती है। गोपाल अपनी बीवी को देखकर पेड़ के पास खाना खाने चला जाता है। अरे, आज तुम अचानक से इतनी जल्दी कैसे आ गई? और दिन तो तुम थोड़ा देर में ही आती थी, आज बड़ी जल्दी आ गई हो तुम। जी, आज मेरा घर का सारा काम समय से हो गया था, फिर मैंने आपके लिए जल्दी जल्दी खाना भी बना दिया। आज गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं आपके लिए घर से ठंडा ठंडा मटके का पानी भी लेकर आई हूँ। इस गर्मी में शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे जान की क्या बताऊं, गर्मी इतनी हो रही है कि कोई भी गांव का व्यक्ति आज खेतों में खेती करने नहीं आया है। बस एक मैं ही हूं जो इस गर्मी में खेती कर रहा हूं। ऐसे ही गर्मी रही तो मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा। चलो, तुम जो पानी लाई हो जरा वो पिला दो। खाना खाने का तो मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा इस गर्मी में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो गांव में भी इस गर्मी के चलते घर से बाहर कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, खाना शाम को खा लेंगे। लीजिए पानी पी लीजिए। फिर गोपाल मिट्टी के मटके से 2-3 ग्लास पानी पी जाता है। अरे वाह, अब पानी पीकर जान में जान आई। जान की मैं सोच रहा था इस गर्मी में हमें किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे मन में विचार है कि हमें गांव में नींबू पानी का ठेला लगाना चाहिए। इस गर्मी में नींबू पानी से ही सबको राहत मिल सकती है। इससे हमारा और गांव वालों का दोनों का फायदा हो जाएगा। क्या कहती हो तुम? कैसा है मेरा विचार? क्या बात है जी, आजकल आपके दिमाग में उत्तम विचार आ रहे हैं। इससे उत्तम विचार कोई हो भी नहीं सकता। मैं तो बोलती हूँ आज आप दिन के समय ठेला बनवा दीजिए और बाजार से नींबू वगैरह ले आइएगा। कल सुबह से गांव में आप नींबू पानी का ठेला लगाइएगा। चलो अभी घर चलते हैं। आपस में इतनी बात करके गोपाल और जानकी अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर खेत से आने के बाद गोपाल घर से टोकरी लेकर बाजार की ओर नींबू पानी का सामान लेने चला जाता है। गोपाल बाजार पहुंचने के बाद दिन भर पूरे बाजार में घूमता है और नींबू पानी के लिए कई सारे नींबू लेता है। उसके बाद गोपाल घर आकर अगले दिन के लिए अपना नींबू पानी का ठेला तैयार कर देता है। क्या बात है जी, आज आपने पूरा दिन लगा दिया। पूरे दिन भर से आप इधर उधर ही कर रहे हैं और आपके नींबुओं में से तो गजब की सुगंध आ रही है। मुझे लगता है कल से हमारा नींबू का ठेला बहुत सुंदर चलेगा। और हाँ, ठेला भी बहुत सुंदर बनवाया है जी आपने। अरे क्या बताऊं जानकी, दिन भर काम करते करते मेरे पसीने छूट गए, कभी इधर तो कभी उधर। पर चलो, सारा काम हो गया। और हाँ, ठेला तो अच्छा बना ही है और नींबू भी बहुत बढ़िया आ गए हैं। बस कल सुबह की देरी है और सोच रहा हूं जैसे ही दोपहर होगी अपना नींबू पानी गांव के सभी लोगों को पिलाना शुरू कर दूंगा। जी बिल्कुल, कल सुबह मैं भी आपके साथ जल्दी उठ जाऊंगी और जल्दी से सारी तैयारी कर लेंगे। अभी मैंने भोजन बनाया है और आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चलो अब खाना खा पी कर जल्दी सो जाते हैं। गोपाल और उसकी बीवी खाना खाकर रात को चैन की नींद सो जाते हैं।
रात गुजरने के बाद अगले दिन सुबह सुबह गोपाल जैसे ही उठता है, उसके बाद नींबू पानी बनाकर अपने ठेले को सजा धजाकर और तैयार कर कर गांव के बीचों बीच ले जाता है। अरे आओ भाई आओ, ठंडा ठंडा नींबू पानी पियो। नींबू पानी पीते ही आप सभी को गर्मी से राहत मिलेगी। जल्दी जल्दी आओ और ठंडा ठंडा नींबू पानी पियो। अरे क्या बात है भोला भाई। भाई तुम्हारा नींबू पानी का ठेला देखकर तो मजा आ गया। तुमने बहुत बढ़िया काम करा है। हम सभी लोग बहुत परेशान थे गर्मी से। अब तुम्हारा नींबू पानी पी के ही इस गर्मी से राहत मिलेगी। जरा लगा दो फिर एक गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी। अरे मेरे भाई मदन, बस मैं चाहता था कि इस गांव वालों को गर्मी से छुटकारा दिला सकूं। क्या है ना, नींबू पानी ही गर्मियों में राहत का काम करता है। चलो भाई, बात तो होती रहेगी। लो तुम पियो मेरे हाथों का ठंडा ठंडा नींबू पानी। फिर गोपाल अपने दोस्त मदन को नींबू पानी का ग्लास बनाकर देता है। उसके बाद मदन भरी गर्मी में एक के बाद एक नींबू पानी के ग्लास पी जाता है। अरे क्या बात है भोला भाई, मजा आ गया तुम्हारा नींबू पानी पीकर। अब शरीर में जान है। अब ऐसा लग रहा है कि दिन भर काम करने की शक्ति आ गई है। अब से रोज तुम्हारे ठेले पर आना पड़ेगा भाई नींबू पानी पीने के लिए। अरे क्यों नहीं मदन, तुम रोज आना। मैं तुम्हें ऐसे ही बेहतरीन नींबू पानी पिलाता रहूंगा। और अपने गांव में जितने भी किसान भाई हैं, सबको साथ लेकर आना। सबके शरीर में ताकत आ जाएगी इस नींबू पानी को पीकर। पूरे दिन नींबू पानी बेचने के बाद गोपाल थक कर शाम के समय अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही अपनी बीवी को दिन भर की सारी बातें बताता है। अरे क्या बताऊं जानकी, आज तो मैं बहुत खुश हूं। अरे दिन भर मेहनत तो बहुत लगी, पर इस मेहनत का फल भी मिला है। आज कमाई बहुत अच्छी हुई है और गांव वाले भी बहुत खुश लग रहे थे। नींबू पानी पीने के बाद ऐसा लगता है कि खेती से ज्यादा कमाई हमें हमारा ये नींबू पानी का ठेला ही देगा। पर हाँ, बाजार से नींबू मुझे बहुत महंगे पड़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अपने खेतों में नींबू की खेती करूं। क्या है ना, हमारे अपने नींबू होंगे तो हमें मुनाफा अच्छा खासा होगा। इसमें मुनाफा थोड़ा कम हो रहा है और समस्या भी है। कभी बाजार में नींबू मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं, और अपनी खेती के नींबू का स्वाद भी अलग होगा। फिर गोपाल बाजार से नींबू के बीज लेकर आता और नींबू की खेती कई दिनों तक लगातार कड़ी धूप में करता। वो सुबह के समय खेती करता और दिन के समय नींबू पानी बेचता। कुछ दिन बीतने के बाद गोपाल को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। गोपाल ने जो नींबू के बीज बोए थे वो अब लहराते हुए नींबू के पौधों में बदल गए थे और उनमें रसीले और मोटे मोटे नींबू भी आ गए थे, जिसे देखकर गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन से गोपाल बाजार से नींबू ना लाकर अपने उगाए हुए नींबुओं का ही ठंडा नींबू पानी बनाकर बेचता था। धीरे धीरे कर कर गोपाल के ठेले पर रोज गांव के लोग नींबू पानी पीने आ जाते थे। मानो जैसे गोपाल की नींबू पानी में एक अलग ही जादू था, जिस वजह से गोपाल धीरे धीरे कर कर धनी भी होता रहा। पर बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान जब धीरे धीरे कामयाब होता है तो दूसरे व्यक्ति से उसकी खुशी देखी नहीं जाती। कुछ दिनों बाद पड़ोस के गांव से एक रतन नाम का व्यक्ति इस गांव में नया नया आया था। रतन पुराने गांव में जलजीरा बेचा करता था और अब वो इस गांव में अपना जलजीरे का ठेला लेकर आया था। पर गोपाल के नींबू पानी की वजह से उसका जलजीरे का ठेला बिल्कुल नहीं चल रहा था। पूरे गांव वाले सिर्फ गोपाल के यहाँ का ही नींबू पानी पसंद करते थे, जिस कारण रतन दिन रात आग बबूला होने लगा। अरे यार, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है इस गर्मी में। सोचा था इस गांव में आकर अपना जलजीरा बेचूंगा। अब ये गोपाल के बच्चे ने सारा धंधा चौपट कर दिया मेरा। अब मैं क्या करूं? पूरे गांव वाले तो ऐसे दीवाने हो रखे हैं इसके नींबू पानी के, जैसे पता नहीं क्या मिलाकर दे रहा है। मेरी किस्मत ही खराब है। इस गोपाल का कुछ ना कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। पता करता हूं आज इसके बारे में, क्यों इतने दीवाने हो रखे हैं लोग इसके नींबू पानी की। शाम के समय रतन गोपाल के पड़ोसियों से एक एक कर कर उसके बारे में शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें पूछने लगता है। गांव के कुछ लोग और गोपाल का पड़ोसी रतन को सारी बातें बता देता है। रतन पूछता ही इस प्रकार है कि सभी लोग उसकी बातों में आकर उसको सब कुछ बता देते हैं कि गोपाल ने शुरू से लेकर अभी तक कैसे कैसे कर कर खेती बाड़ी से इतना नाम कमाया है और अब वो अपनी नींबू की खेती करके उनका नींबू पानी बनाकर बेच रहा है। इतना कहकर और सब कुछ गोपाल के बारे में बताकर गोपाल का पड़ोसी रतन के पास से अपने घर की ओर चला जाता है। आज रतन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था,
रतन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। अच्छा, तो ये बात है, गोपाल अपने खेतों में नींबुओं की खेती कर रहा है। इस रसीलेदार नींबुओं की वजह से ही पूरा गांव इसके नींबू पानी का दीवाना है। क्या करा जाए अब इस गोपाल का? आज रात को जाकर इसकी खेतों में दवाई छिड़क दूंगा, जिससे पूरे खेत बर्बाद हो जाएंगे। ना रहेंगे नींबू, नहीं बनेगा नींबू पानी। उसी देर रात रतन अपनी दवाई की बाल्टी लेकर गोपाल के खेतों की ओर अपने घर से निकल जाता है। जैसे ही रतन गोपाल के खेतों में पहुंचता है, वो देखता है लहराती हुई नींबुओं की खेती। थोड़ी देर बाद रतन उन सभी खेतों में दवाई छिड़क देता है। उसे दवाई से कुछ ही घंटों में गोपाल की सारी खेत नष्ट हो जाने थे। इतना कर कर रतन चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन सुबह होती ही गोपाल अपने घर से अपने खेतों की ओर नींबू लेने पहुंच जाता है। गोपाल सोच रहा होता है कि आज उसकी खेती बहुत अच्छी हुई होगी, पर गोपाल कुछ और ही देखता है। हे प्रभु, ये क्या हो गया है और कैसे हो गया है? मैंने इतनी मेहनत से नींबू की खेती करी थी, दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाया था, और ये मेरे खेत बर्बाद कैसे हो गए? अब मैं नींबू पानी का ठेला कैसे लगाऊंगा और गांव वालों को नींबू पानी कैसे दूंगा? मेरी सारी मेहनत एक रात में चली गई। इतना कहकर गोपाल दुखी मन से अपने घर की ओर निकल जाता है। गोपाल जैसे ही घर पहुंचता है, सारी बातें अपनी बीवी जानकी को बता देता है कि आज उसने अपने खेतों में सुबह सुबह अपनी फसल बर्बाद देखी थी। उसके बाद गोपाल की बीवी सोच विचार में पड़ जाती है और कहती है, जी कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत कर लेंगे। मुझे आपके ऊपर और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। और हाँ, मुझे लगता है ये सब कुछ करा धरा गांव में नए आए उस जलजीरे वाले का है, क्योंकि मैं सुबह गांव से आ रही थी तो देख रही थी आज उस पर अच्छी खासी भीड़ थी जब हमने ठेला नहीं लगा रखा है। और उसके आसपास में लोग बात भी कर रहे थे कि वो रात को कहीं जा रहा था। मुझे तो लगता है सब उसका ही करा धरा है। मैं कहती हूँ आज की रात हम अपने खेतों में निगरानी रखेंगे, और अगर कुछ भी होता है तो सारी की सारी बात सरपंच जी को बता देंगे। फिर उसी रात गोपाल और गोपाल की बीवी जानकी कई देर तक पहरा लगाए रखते हैं। जैसे ही उन्हें जलजीरे वाला रतन उनकी खेत की ओर जाते हुए दिख जाता है, वो दोनों के दोनों उसी समय उसका पीछा करने लग जाते हैं। रतन का पीछा करते करते वो अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपनी आंखों से रतन को उनके खेत में दवाई छिड़कते हुए देख लेते हैं। अगले दिन ये सारी बात लेकर दोनों के दोनों गांव के सरपंच के पास जाकर सारी बात बता देते हैं। उसके बाद सरपंच सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और रतन के ठेले के पास जाकर रतन से बोलता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है रतन तुम्हारे बारे में। कल रात तुम्हें गोपाल और उसकी बीवी ने देख लिया था। तुम कई दिनों से उनके खेत बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें इस गांव में रहने का मैंने मौका दिया, उसके बाद भी तुम नहीं समझे। तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसे ही घटिया आदमी निकले तुम। अब तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। निकल जाओ हमारे गांव से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सरपंच साहब, मुझे इस गांव से मत निकालिए। ये गांव मेली कमाने का एकमात्र सहारा है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इस गांव से चले गया। अब मुझे माफ कर दो गोपाल, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी सेठ जी। हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। मुझे रहने दीजिए इस गांव में। बिल्कुल भी नहीं। ये मीरा और गांव वालों का फैसला है। अब हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की वजह से हमारा गांव बदनाम होता है। तुम्हारा इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। समय रहते इस गांव को खाली करके चले जाओ। सरपंच की इतनी बात सुनकर रतन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बहुत दुखी मन से गांव को छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद गोपाल सरपंच का धन्यवाद करके अगले दिन से फिर अपना नींबू पानी का ठेला लगाने लगता है। देखिए दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कामयाबी को देखकर अपने मन में जलन की भावना नहीं लानी चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़कर मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।